हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विशाल क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक नया टॉपिक। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही हमें निकालनी है। किसकी वजह से निकालनी है? जैसे कि आपने अपने पिछले लेक्चर में देखा था बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पे हमने निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस बार बच्चों हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे निकालेंगे। मतलब क्या टॉपिक, क्या आपका बच्चों टॉपिक ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल at a point on the इक्वेटोरियल लाइन। अच्छा भाई, ये कौन सी लाइन होती है इक्वेटोरियल लाइन? चलो देखते हैं। सबसे पहले कहा गया बच्चों आपको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेना है। ये ले लिया बच्चों हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल? आप बोलोगे सर ये एक पेयर है। किसका पेयर है? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, यानी कि एक माइनस क्यू चार्ज, दूसरा प्लस क्यू चार्ज। और इनके बीच में डिस्टेंस कितना होता है बच्चों? इनके बीच में डिस्टेंस है ट्वाइस ए। क्यों लेते हैं सर? बड़ी बार कहा है आपने, सिंप्लीफिकेशन पर्पजेस के लिए, और इसका कोई काम नहीं है, वरना डिस्टेंस आप कुछ भी ले सकते थे। अच्छा, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये इसका मिड पॉइंट बच्चों, इसे मैं सी कहता हूँ। अगर ये सी है तो भाई ये ए होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये भी क्या होगा? ए होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्लियर है? अच्छा बच्चों, हमने क्या किया है, हमने इस डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन कौन सी हुई बच्चों? जो इसको परपेंडिकुलरली क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। भाई ये ले ली मैंने इक्वेटोरियल लाइन। अच्छा, ये इक्वेटोरियल लाइन यहाँ सेंटर से कितनी दूरी पे? x डिस्टेंस दूर। इस लाइन पे बच्चों मैंने एक पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट को मैं कह रहा हूँ ये पॉइंट है P। अब इस पॉइंट पे मुझे क्या करना है बच्चों? इस लाइन के इस पॉइंट पे मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, EFI, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हो। अच्छा, तो इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब बोलोगे सर फिर से, आपको पता है क्या कि अगर आपके पास कोई एक पॉइंट चार्ज है Q, उससे r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? आप बोलोगे सर बहुत बार आपने बताया है कि Q/r²। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? आप बोलोगे सर यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखो, देखो वो टेस्ट चार्ज कहाँ जाता है। ये Q इस टेस्ट चार्ज को यहाँ रिपेल कर देगा, तो ये किसकी डायरेक्शन आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अगर यहाँ पे माइनस Q होता तो ये इसको क्या कर रहा होता? अट्रैक्ट कर रहा होता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आती? ये आती। तो ये चीज़ें आपको पता है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर आपको इतना पता है तो भाई सीधा अब यहाँ पे आते हैं। मुझे डाइपोल की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। डाइपोल की वजह से अगर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो मतलब आपको यहाँ पे प्लस Q की वजह से क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपको यहाँ पे माइनस Q की वजह से क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलो बच्चों, सबसे पहले मैं निकालता हूँ प्लस Q चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। तो बच्चों आप बोलोगे सर हमें पता है प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं E1 कहता हूँ तो भाई ये क्या होगा? आप बोलोगे सर K, ये जो चार्ज है, और इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। हाँ बिल्कुल बच्चों, कितना डिस्टेंस? BP का होल स्क्वायर, BP। बट क्या आपको BP पता है कितना है? आप बोलोगे सर बिल्कुल पता है। कैसे पता? बोलोगे सर हमें बेस पता है, हमें परपेंडिकुलर पता है। अगर हमें ये दो चीज़ें पता है तो भाई हाइपोटेन्यूज निकालने में क्या प्रॉब्लम है? सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। ये कितना आ जाएगा? x² प्लस a²। तो भाई BP² कितना? BP कितना? √(x² प्लस a²। और इसका बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। कोई डाउट बच्चों यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। स्क्वायर और रूट यहाँ पे क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो भाई यहाँ पे E1 कितना आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस Q चार्ज की वजह से। आप बोलोगे सर ये आ गई। क्या आप डायरेक्शन बता सकते हो? हाँ बोलोगे सर डायरेक्शन में क्या मुश्किल है, रखो यहाँ पे टेस्ट चार्ज। रखा बच्चों मैंने यहाँ पे टेस्ट चार्ज Q0, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट चार्ज आपने Q0 रखा है, तो ये प्लस Q उसको क्या करेगा? आप बोलोगे सर ये तो रिपेल कर देगा। बिल्कुल बच्चों, ये रिपेल करेगा यहाँ पे। तो मतलब डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ये है। तो भाई ये मैंने लिख लिया यहाँ पे, ये डायरेक्शन आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो बच्चों डायरेक्शन किसके अलाउंग है? बी से पी की तरफ। तो बच्चों मैं लिख रहा हूँ इट्स डायरेक्शन इज अलोंग
BP, B से P की तरफ बच्चों इसकी डायरेक्शन है। चलो बच्चों मैंने प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली। अब मैं निकालने जा रहा हूँ माइनस क्यू चार्ज की वजह से। तो भाई माइनस क्यू चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं E2 कहता हूँ, क्या कहता हूँ? E2। किस चार्ज की वजह से? माइनस क्यू चार्ज की वजह से। तो भाई वो यहाँ पे क्या होगी? आप बोलोगे सर चार्ज का मैग्नीट्यूड तो वही है, कितना है चार्ज का मैग्नीट्यूड? आप बोलोगे सर Q। तो भाई Q से इतनी दूरी पे क्या होगा? आप बोलोगे सर K Q और इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। भाई यहाँ से इस पॉइंट पे चाहिए ना, तो डिस्टेंस कितना है A से P के बीच में? AP। तो मैं इसे लिख देता हूँ AP का होल स्क्वायर। बट क्या आप जानते हो बच्चों AP कितना है? बिल्कुल बोलोगे सर सिमेट्रिकल है, जितना ये है उतना ही क्या होगा? ये होगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो भाई ये भी कितना आ गया? KQ अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इसका बच्चों क्या आ गया? स्क्वायर। ठीक है, रूट करके स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया भाई। तो E2 कितना आ गया आपका? आप बोलोगे सर E2 यानी कि माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो आपकी आई KQ अपॉन, तो बच्चों जैसा कि आप सबको पता ही था और जो आप सारे सोच भी रहे होंगे कि सर सेम चार्ज है, सेम डिस्टेंस है, तो भाई मैग्नीट्यूड भी तो सेम आएगा। E1 जितना था उतना ही क्या आ गया आपका? उतना ही आपका E2 आ गया। बट एक चीज़ अलग है, साइन यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी? अलग होगी। यहाँ पे रखा गया है एक टेस्ट चार्ज, कहाँ जाएगा? ये माइनस क्यू चार्ज इसको अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो भाई डायरेक्शन क्या होगी इसकी? ये बच्चों जो आपको डायरेक्शन दिख रही है, इसको मैं लिख रहा हूँ डायरेक्शन क्या? E2। ये डायरेक्शन आपकी आ गई बच्चों माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन। तो बच्चों डायरेक्शन किसके अलोंग है? मैं क्या लिखूंगा? इट्स डायरेक्शन इज अलोंग, बच्चों P से A की तरफ है ना, तो मैं लिख दूंगा PA। क्लियर आप सबको? अच्छा जी, तो अब बोलोगे सर हमने E1 भी निकाल लिया, हमने E2 भी निकाल लिया, मतलब हमने प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी भी निकाल ली, माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी भी निकाल ली। तो अब हमें क्या निकालना है? रिजल्टेंट निकालना है। तो आप बोलोगे सर हाँ रिजल्टेंट बड़ा सिंपल है, क्या करना है? इन दोनों को ऐड कर दो, है ना। इस पॉइंट पे ये वाली इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी को इसके साथ ऐड कर दो। कौन सा सम करना पड़ेगा? अब बोलोगे सर वेक्टर सम। क्या करना पड़ेगा? वेक्टर सम करना पड़ेगा। भाई वेक्टर सम करना पड़ेगा। वेक्टर सम कैसे करते हैं? क्या आपको वेक्टर सम करना आता है? आप बोलोगे हाँ सर क्लास 11th में हमने पढ़ा है। वेक्टर सम हम कैसे करते हैं? मुझे वेक्टर सम आप करते हो बाय ट्राइंगल ला, बाय पैलोग्राम ला। बट पैलोग्राम ला आप यहाँ पे लगाओगे, क्यों लगाओगे? क्योंकि बच्चों एक ही पॉइंट पे जब दो वेक्टर एक्ट कर रहे हो तो उसका रिजल्टेंट आप कैसे निकालते हो? आप बोलोगे सर उसका रिजल्टेंट, हाँ सर एक पैलोग्राम कंप्लीट कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा? आप बोलोगे सर एक पैलोग्राम कंप्लीट कर लीजिए। जब आप पैलोग्राम कंप्लीट कर लोगे तो यहाँ से निकला गया जो डायगोनल होगा वो आपको क्या देगा? वो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देगा। यस सर नो? बिल्कुल बच्चों ऐसा होगा ही होगा, है ना। अच्छा तो मतलब मुझे ये चाहिए, बट मुझे बच्चों इनके बीच का एंगल भी तो पता होना चाहिए ना, एंगल कितना है। क्या मुझे एंगल पता है इनके बीच का कितना है? नहीं पता। निकाल सकते हैं बिल्कुल। मान लेते हैं बच्चों ये कितना है? 5। तो भाई ये भी कितना होगा? 5। ये भी 5, ये भी 5। क्यों भाई? इसको अगर 5 माना तो ये भी वही होने वाला है क्योंकि सिमेट्रिक है। हाँ अगर ये 5 है बच्चों तो ये एंगल भी 5। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको ये पता होना चाहिए, इतना इतना एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये भी 5। अगर ये 5 तो बच्चों ये भी 5। जेड में कौन से एंगल होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। ये क्या थे बच्चों मुझे बताना। ये एक लाइन थी, इसमें ये दो पैरेलल लाइंस आपको नजर आ रही हैं, तो ये भी 5 तो ये भी 5, ये 5 तो ये 5। तो बच्चों आपको ये तो पता चल गया भाई इनके बीच का एंगल क्या है, किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है? E1 और E2 के बीच का। अब 5 + 5 कितना बच्चों? 5 + 5 25। मैं नेट को यहाँ लिखता हूँ। क्लियर है? तो चलो बच्चों अब आप बोलोगे कि हमें तो भाई पता है, यहाँ पे क्या पता है कि भाई जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है? A², पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2 टाइम पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। एंगल को बच्चों मैं लिख रहा हूँ थीटा। बट यहाँ पे बच्चों आपको कुछ चीज़ें पता है कि भाई पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही है जो दूसरे का है कि नहीं? आप देख सकते हो इसका जो मैग्नीट्यूड है बच्चों, भाई इसका भी वही मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम। मैं इसको बच्चों कुछ और मान लेता हूँ। क्या मान लें इसको हम? चलो बच्चों मैं इसको मान लेता हूँ, लेट इट बी जेड। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों को मैंने जेड मान लिया। ठीक है, ओके।
थीटा कितना है यहाँ पे, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना, बोलोगे सर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल यहाँ से यहाँ तक फाई और यहाँ से यहाँ तक फिर से फाई, तो मतलब कितना 5 + 5, अब क्या बोलोगे बच्चों, अब बोलोगे सर ट्वाइस ऑफ 5। क्लियर है। देयरफॉर बच्चों आपको जो E मिला, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिली बच्चों, वो कितनी है E1 स्क्वायर, मतलब क्या E1 की आएगा बच्चों क्या Z, दोनों को मैंने बराबर माना है, Z स्क्वायर 2 टाइम Z इंटू Z, Z स्क्वायर कॉस ऑफ द एंगल 2 फाई। क्लियर है भाई। तो ये कितना आएगा, इसे बच्चों Z ये कितना आएगा 2 टाइम जी स्क्वायर 2 टाइम जी स्क्वायर कॉस ऑफ 2 फाई। क्लियर है। बस बच्चों इसको आपने सॉल्व करना है, कुछ कॉमन निकल रहा है, बिल्कुल 2Z स्क्वायर बच्चों दोनों में है, ये बच्चों आप यहाँ तक पहुँच गए। क्लियर है। अच्छा अब यहाँ पे बच्चों आपको ना एक चीज़ समझनी, हाँ ये कितना था, ये 2 टाइम 5 था, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ बच्चों आपको यहाँ पे समझनी है, वो क्या समझना है आपको, ये आपका यहाँ तक आ गया बच्चों, यहाँ पे आपको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करनी है। क्या यूज़ करनी है, ट्रिग्नोमेट्री। कौन सा फार्मूला आप सारे पढ़ चुके हैं बच्चों, मैथमेटिकल टूल्स क्लास 11th, और जिनका मैथ्स है ट्रिग्नोमेट्री, कॉस ऑफ ट्वाइस ए 2 कॉस स्क्वायर A - 1। पढ़ा आप सबने कि नहीं पढ़ा, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो भाई याद रखिए, बड़ा सिंपल सा है। तो ये कितना आया बच्चों, तो ये आपका आ गया इज इक्वल टू √2Z स्क्वायर, इसका तो बच्चों वही आया, और इसका बच्चों 1 + cos ऑफ 2 फाई, 1 का तो मैं 1 ही लिखूंगा, प्लस cos ऑफ 2A का क्या होता था 2 cos स्क्वायर A, यानी कि 5 - 1, 1 और 1 बच्चों हो गए यहाँ पे कैंसिल, तो भाई यहाँ पे E कितना आ गया, E यहाँ पे आ गया 2 × 2 2 स्क्वायर Z स्क्वायर cos 5 का भी स्क्वायर, तो इन सबका बच्चों मैंने क्या लिख दिया, होल स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर और रूट क्या हो गए यहाँ पे कैंसिल, तो भाई E कितना आ गया 2Z cos ऑफ 5। बट बच्चों क्या आपको पता है Z है कितना, अब बोलोगे सर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, आपने इनको क्या माना था Z माना था, और दोनों का मैग्नीट्यूड है कितना KQ/x² + a², KQ/x² + a², तो भाई लिख देते हैं यहाँ पे KQ/x² + अब क्या आपको cos 5 पता क्या है, हाँ बोलोगे सर cos 5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, याद रखा होगा आपने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले जो भी है। ओके cos 5 बच्चों, cos 5 इस ट्राइंगल में अगर आप देखें बच्चों, ट्राइंगल कौन सी BCP, या आप ACP कोई भी ट्राइंगल ले लें, दोनों में सेम होने वाला है। cos 5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस कितना है बच्चों, बेस है A, हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों √x² + a²। क्या बच्चों इसको आप आगे कर सकते हो, बिल्कुल। अब बोलोगे सर ये आपका आ गया KQ/2A को मैं ऐसा लिख रहा हूँ, कुछ दिखेगा आपको यहाँ पे अब थोड़ी देर बाद। अच्छा ये कितना भाई, रूट का होता है मतलब क्या, रूट का मतलब क्या होता है बच्चों, रूट का मतलब होता है सर 1/2 होता है कि नहीं होता, इसको बच्चों मैं रूट लिखूँ या इसको मैं पावर 1/2 लिखूँ, बात एक ही है। इस पूरे की पावर क्या है 1, बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो भाई ऐड करोगे 1 + 1/2 क्या आएगा 3/2। Q × 2A क्या होता है, आप बोलोगे सर हमें पता है ये डाइपोल मूवमेंट होती है। व्हाट इज डाइपोल मूवमेंट, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन देम, तो भाई ये कितना आ गया, ये आपका आ गया P डाइपोल मूवमेंट, और ये कितना x² + a² की होल पावर 3/2। तो भाई ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या यहाँ तक ही है, हाँ बच्चों वैसे तो यहाँ तक है, बट अगर ये डाइपोल शॉर्ट है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर ये डाइपोल क्या है शॉर्ट है, शॉर्ट इन द सेंस कि भाई डाइपोल होता भी वैसे क्या आपको पता है, इनके बीच की सेपरेशन बड़ी स्मॉल होती है, तो भाई 2A बड़ा स्मॉल है, लास्ट एक्सप्रेशन में भी ये किया था, आप देख सकते हो 2A काफ़ी स्मॉल है, तो भाई A बड़ा ही स्मॉल होगा, उसका जब आप स्क्वायर कर दोगे तो बच्चों ये और भी स्मॉल हो जाएगा। जब भाई इतना स्मॉल हो ही गया है तो क्यों ना हम इसको थोड़ा क्या कर दें, इसको नेग्लेक्ट ही कर दें। स्मॉल चीज़ों को कौन बच्चों याद रखता है, नेग्लेक्ट ही तो करते हैं हम। तो भाई यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हेयर मैं लिख देता हूँ बच्चों, A इज़ वेरी वेरी लेस देन x, देयरफॉर A² कैन बी, इसका स्क्वायर इतना स्मॉल होगा कि मैं किसी में ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसको आप हटा दोगे,
इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा बच्चों विच इम्प्लाइज इज इक्वल टू के पी अपॉन एक्स स्क्वेयर टू द पावर 3/2। ए स्क्वेयर याद रहे हमने क्या कर दिया है, ए स्क्वेयर को हमने ए स्क्वेयर को कर दिया है नेग्लेक्ट। ओके तो भाई ये और ये कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, के पी अपॉन एक्स क्यूब। तो भाई ये मैंने क्या किया, ये मैंने मैग्नीट्यूड निकाला। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, के पी अपॉन एक्स क्यूब। इसे आप के पी बाई एक्स क्यूब कहिए, या फिर भाई के को हम क्या कहते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। भाई ये मैंने निकाल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शॉर्ट डाइपोल की वजह से। कहाँ पे बच्चों, एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर है। अच्छा क्या आप मुझे बच्चों बताओगे इसे हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हाँ बोलोगे सर वेक्टर फॉर्म में लिखना क्या मुश्किल है, बना दो दोनों पे वेक्टर। चलो देखते हैं क्या वही लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म। तो वही आप बोलोगे सर जैसे हमने पिछली बार किया था, इसके ऊपर भी वेक्टर बनाया था और इसके ऊपर भी वेक्टर बनाया था, तो इस बार भी हम कर लेंगे। ये आ गया सर, दोनों पे हमने वेक्टर बना दिए और हमने कर लिया। मैं बोलूँगा बच्चों ये गलत है। क्यों गलत है भाई? वहाँ पे क्या था, ई और पी के बीच का एंगल सेम था, दोनों की डायरेक्शन सेम थी, चेक कर सकते हैं। यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, पी मतलब डाइपोल मूवमेंट, इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ, माइनस क्यू से प्लस क्यू, मतलब इस तरफ है। ये डायरेक्शन है बच्चों किसकी, पी की, इस साइड। ई की डायरेक्शन क्या है, इस साइड है भाई, अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन भी आएगा। तो ये था बच्चों आपका क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इज दैट क्लियर? ओके बच्चों, तो बच्चों ये रहा आपका अगला टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने निकालनी है किसी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। अब बोलोगे सर किसी भी एक पॉइंट पे, अब बोलोगे सर पहले भी तो हमने ऐसा किया है। हाँ बच्चों आपने किया था, आपने एक्सियल लाइन पे निकाली थी, आपको याद होगा बच्चों ये वाला पहला कंसेप्ट। एक्सियल लाइन पे बच्चों आपने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अगर आपके पास एक डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, तो उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर किसी एक पॉइंट पे एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये होती थी बड़ी वाली, और उसका मैग्नीट्यूड ये होता था। आप चेक कर सकते हैं बच्चों, इससे पहले आपको मैंने करवाया ये, ठीक है। और आप बोलोगे सर हमने ये भी पढ़ा है इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होता है। बिल्कुल बच्चों, आपने इक्वेटोरियल लाइन पे अभी पढ़ा, इससे पहले वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। आप बोलोगे सर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आपके पास एक डाइपोल है, उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इसकी अपोजिट होती है डाइपोल के, और मैग्नीट्यूड कितना होता है, के पी अपॉन एक्स क्यूब। पढ़ा है बच्चों आपने, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये दो कंसेप्ट हैं, अगर आपको ये दो कंसेप्ट पता है ना बच्चों, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन, तो अब जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ ना, आपको बड़े आराम से समझ आएगा। बस थोड़ा सा वेक्टर्स का पता होना चाहिए और ये दो कंसेप्ट्स पता होने चाहिए बच्चों। आराम से अब हम पढ़ने जा रहे हैं और आपको समझ भी आ जाएगा क्या भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से क्या होती है। कोई एक जनरल पॉइंट ले लेंगे। तो बच्चों चलो बच्चों लेते हैं, वो क्या है। सबसे पहले तो भाई हम लेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाट इज डाइपोल? अब बोलोगे सर ये एक पेयर है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का विच इज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। हाँ जी बिल्कुल बच्चों, इसके सेंटर से इसके बीच की दूरी कितनी होती है? आप बोलोगे सर इसके बीच का डिस्टेंस तो ट्वाइस ए होता है। बिल्कुल बच्चों, इसके बीच का डिस्टेंस यही होता है। अच्छा जी, अब बच्चों इसके सेंटर से ना, इसके सेंटर से किसी एक पॉइंट पे, इसके सेंटर से बच्चों एक्स डिस्टेंस दूर किसी एक एंगल थीटा पे, किसी एक एंगल बच्चों थीटा मानिए 5 मानिए, आपकी अपनी मर्जी है। चलो बच्चों मैं एक काम करता हूँ, एंगल मैंने माना थीटा, किसी एक एंगल थीटा पे आपको क्या चाहिए, आपको इस पॉइंट पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या चाहिए बच्चों आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप बोलोगे सर क्या मुश्किल है, ये बिल्कुल थोड़ा पहले जैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है कि सर देखो इसकी वजह से हम निकाल लेंगे, इसकी वजह से हम निकाल लेंगे, बट बच्चों आपको डिस्टेंस नहीं पता, बीपी कितना है और एपी कितना है, आपको इस बार नहीं पता। आप बोलोगे सर पीजीडी लगाते हैं, बट यहाँ पे पीजीडी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो वो भी यहाँ पे काम नहीं आएगी। तो पड़ गए कन्फ्यूजन में, क्या करना है मैं बताता हूँ बच्चों आपने क्या करना है। तो बच्चों आपने क्या करना है, आपको बच्चों इस बार कुछ अलग तरीके से सब कुछ करना है। वो अलग तरीका क्या है जरा देखते हैं। तो बच्चों आपको अलग तरीके से क्या करना है मैं बताता हूं। आपको बच्चों इस बार
क्योंकि ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ? आप बोलोगे सर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो ये है ना, माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है बच्चों? ये वेक्टर क्वांटिटी है। और आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी को आप क्या कर सकते हो? अब वेक्टर क्वांटिटी को तोड़ सकते हो। क्या आपने कहीं पे सीखा था वेक्टर क्वांटिटी को स्प्लिट करना? बिल्कुल बच्चों, क्लास 11th में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपने सीखा था। अगर आपके पास कोई ये ए वेक्टर है, ये कोई एक्स एक्सिस मान लीजिए, ये वाई एक्सिस, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर ये ए वेक्टर इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे आपको पता है क्या होता है? ए कॉस ऑफ थीटा। और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा बच्चों? इसका ए साइन ऑफ थीटा। बच्चों आपने ये सीखा था कि इसको हम दो में कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। रिकॉल कीजिए बच्चों, क्लास 11th के कंसेप्ट है। तो भाई ये भी तो क्या है? ये भी तो एक वेक्टर है। क्या इसको मैं दो कंपोनेंट में तोड़ सकता हूँ? बिल्कुल तोड़ सकते हैं बच्चों। कैसे तोड़ेंगे? चलो मैं बताता हूँ। मैं क्या करूँगा बच्चों, ये जो लाइन है ना, इसके ठीक परपेंडिकुलर मैंने एक लाइन ड्रा की। ये इसके ठीक क्या है? परपेंडिकुलर है। समझ आ गई? अगर ये P है, इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा। किस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है? इस लाइन के साथ। तो बच्चों इसका एक कंपोनेंट इसके अलोंग होगा, जिससे मैं लिखूंगा P cos ऑफ थीटा। और इसका दूसरा कंपोनेंट बच्चों क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर, जिसको बच्चों मैं क्या लिखूंगा? जिसको मैं लिखूंगा, देखो बच्चों P cos ऑफ थीटा में काम करता हूँ, बड़ा लंबा हो जाएगा, मैं इसे ना P1 नाम दे देता हूँ। क्या है ये? P1। इसका एक कंपोनेंट इसके अलोंग, इसको बच्चों मैं नाम दे देता हूँ P2। और P1 P2 कितना है? मैं आपकी सहूलियत के लिए लिख देता हूँ कि भाई P1 P2 कितना है? P1 P2 कितना है बच्चों? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हियर P1 क्या था बच्चों? मुझे बताना, क्या कहा था मैंने अभी थोड़ी देर पहले? अगर ये आपके पास कोई ए वेक्टर है जिसके साथ एंगल बनता है बच्चों, वहाँ पे क्या आता है? cos थीटा। और जो उसके परपेंडिकुलर होता है वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे होता है बच्चों sin थीटा, ए साइन ऑफ थीटा। तो भाई यहाँ पे P1 इसके साथ एंगल बन रहा है P1, तो भाई ये क्या होगा? P cos ऑफ थीटा। P2 इसके क्या है? आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर है ना? परपेंडिकुलर, ये क्या होगा? P साइन ऑफ थीटा। तो बच्चों हमने क्या किया? सबसे पहला स्टेप हमने किया, हमने इस डाइपोल मोमेंट को दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, एक इसके परपेंडिकुलर और एक इसके अलोंग। क्लियर है? अच्छा, अब आगे की कहानी बच्चों यहाँ से शुरू होती है, ये दो कंसेप्ट से। चलो देखते हैं आपको कितने कंसेप्ट्स याद है। तो बच्चों एक कंसेप्ट तो मैं आपको बता दूं, क्या ज़रा देखना भाई, आपने देखा है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अलोंग, ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे एक्सियल लाइन आप देखें, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अलोंग अगर आप कोई एक पॉइंट लेते हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होती है और इसकी डायरेक्शन उसके अलोंग होती है कि नहीं होती है? पढ़ा है आपने बच्चों? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अलोंग अगर आप एक पॉइंट लेते हो, एक्सियल लाइन वाला है ये सारा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल मोमेंट के अलोंग ही होती है और उसकी डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड ये होता है। यहाँ पे कुछ ऐसा है कि हाँ है, यहाँ पे एक डाइपोल मोमेंट है P1, इसके अलोंग एक पॉइंट लिया है मैंने कैपिटल P। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डाइपोल मोमेंट P1 की वजह से होगी बच्चों, उसकी डायरेक्शन वही होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? वही होगी, क्योंकि डायरेक्शन बच्चों आप देख सकते हो डायरेक्शन उसी के अलोंग होगी। और इसको मैं नाम दे दूंगा E1। क्या नाम दिया बच्चों मैंने इसको? E1। बट ये E1 होगा क्या? बट जो E1 यानी कि P1 डाइपोल मोमेंट, इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैंने E1 कहा। क्या होती है बच्चों? एक्सियल लाइन पे डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अलावा किसी एक पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 2kp अपॉन एक्स क्यूब। तो भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2kp1 अपॉन एक्स क्यूब, डिस्टेंस जो इनके बीच का है। इज दैट क्लियर? इस पॉइंट को चलो मैं C ले लेता हूँ, ठीक है, इतना आ गया। एंड अब बच्चों दूसरा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आप देखिए इक्वेटोरियल लाइन, क्या देखना है बच्चों आपने? इक्वेटोरियल लाइन। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अगर ये है, क्या डायरेक्शन है बच्चों डाइपोल मोमेंट की? आपके सामने ये आपको दिख रही है। तो इसके इक्वेटोरियल लाइन पे अगर कोई एक पॉइंट है P, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट की क्या होती थी? अपोजिट। आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, अपोजिट। बट कितनी होती है? kp अपॉन एक्स क्यूब। तो भाई यहाँ पे कितना आएगा? E2 यानी कि P2 यहाँ पे जो है ये वाली डाइपोल मोमेंट, ये इसके परपेंडिकुलर पॉइंट है P,
वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी बच्चों उसका मैग्नीट्यूड होगा के पी, बट ये P2 है तो क्या आएगा KP2 अपॉन एक्स क्यूब। बट इसकी डायरेक्शन कुछ होगी, इसकी क्या डायरेक्शन होगी बच्चों मुझे बताना। इसकी डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट, हमने माइनस साइन लिखा था। तो भाई यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये, यहाँ पे बच्चों इसके अपोजिट करना है, तो अगर ये इधर है तो ये इसके बिल्कुल अपोजिट। ये बच्चों मैंने बता दी आपको डायरेक्शन किसकी, डाइपोल मूवमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P2। तो ये डायरेक्शन बच्चों आपकी आ गई। तो भाई हमने मैग्नीट्यूड भी बता दी, हमने डायरेक्शन भी बता दी, बट अब हमें क्या करना है, वंस अगेन हमें रिजल्टेंट निकालना है। एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शंस मतलब दो तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है। तो बच्चों आप जानते हो एक ही पॉइंट पे अगर कोई दो वेक्टर एक्ट कर रहे हो तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। बोलोगे सर बड़ी बार बता दिया है, क्या करते हैं उसके लिए हम। आप बोलोगे सर पैलोग्राम ला, और क्या करेंगे हम, पैलोग्राम ला। तो भाई किया मैंने एक पैलोग्राम कंप्लीट। इस पॉइंट से ये जो निकलेगा ये क्या होगा, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। क्या देगा बच्चों, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं मान लेता हूँ ठीक है। तो बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो बच्चों अब आपको वो फार्मूला पता है कि भाई रिजल्टेंट का क्या फार्मूला होता था बच्चों, याद होगा आपको, आर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो भाई यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिजल्टेंट को मैं ई लिख रहा हूँ, E1 वो भी अंडर रूट का, पहले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दूसरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और 2 टाइम E1 E2, और उनके बीच का एंगल बच्चों कितना जो भी है। क्या एंगल है बच्चों इन दोनों के बीच में, आप बोलोगे सर एंगल इनके बीच में दिख रहा है हमें 90 डिग्री। क्या दिख रहा है, 90 डिग्री। तो भाई ये कितना आ गया, E1 कितना है मुझे बताएं। E1 है बच्चों आपका 2KP1 अपॉन एक्स क्यूब। E2 कितना है भाई, KP2 अपॉन एक्स क्यूब। और बच्चों आगे का तो काम ही आसान हो गया। कैसे आसान हो गया काम आपका आगे का, cos 90 क्या होता है, 0, cos 90 0। तो भाई ये कितना आया मुझे बताना। इसको जब आप करोगे KP1 अपॉन एक्स क्यूब है ना, तो बच्चों यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपको कॉमन नज़र आ रही होंगी, चलो मैं बताता हूँ वो क्या क्या है। चलो पहले कर ही लेते हैं। 2K अपॉन एक्स क्यूब यहाँ पे था। P1 कितना है बच्चों, P1 है P cos थीटा। तो भाई यहाँ पे लिख दीजिए P cos थीटा। अब करते हैं इसका होल स्क्वायर। इधर क्या है K, P2 कितना है, P2 बच्चों यहाँ पे है कितना है, P साइन थीटा। तो भाई यहाँ पे कर देते हैं हम P साइन ऑफ थीटा, और बच्चों डिवाइड में एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। अच्छा जी, तो भाई आपका E कितना आ रहा है। अब देखते हैं बच्चों क्या आता है। यहाँ पे सबसे पहली बात KP अपॉन एक्स क्यूब, KP अपॉन एक्स क्यूब इस पूरे का होल स्क्वायर है। तो भाई KP अपॉन एक्स क्यूब मैं सीधा कॉमन निकाल लेता हूँ स्क्वायर के साथ। अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया बच्चों cos थीटा और 2 का स्क्वायर आ जाता है बच्चों 4, cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। आप सबको बता, सिंपल सी बात है। अच्छा जी, तो ये कितना आएगा बच्चों आगे। यहाँ से भी बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ से भी मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे बच्चों KP अपॉन एक्स क्यूब बाहर था, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये आपका आ गया पूरा। क्लियर है। हाँ जी भाई, अगर ये स्क्वायर है तो बाहर आएगा, तो सिंपल सी बात है रूट के बाहर आएगा तो ऐसा ही आ गया। अंदर क्या रह गया 4 cos स्क्वायर थीटा। यार ये cos स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं क्यों ना इसको एक ही एंगल एक ही में उसमें कर लूँ। क्या साइन है तो cos में कर लेता हूँ। क्या लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। आपको पता होगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो भाई अब इसकी हमें कोई नीड नहीं है, तो इसको हम मिटा देते हैं। तो भाई यहाँ पे क्या होगा देखते हैं। E इज इक्वल टू KP अपॉन एक्स क्यूब अंडर रूट ऑफ वट बच्चों cos के थीटा 4 में से एक निकाल लीजिए, 3 रह जाएंगे। यहाँ पे रह गया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो भाई ये आपने निकाल ली है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसकी वजह से,
डाइपोल की वजह से कहाँ पे, किसी भी एक पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे, बस हमें पता होना चाहिए वो कितनी दूरी पे है और हमें ये पता होना चाहिए वो किस एंगल पे है। क्लियर है बच्चों? ओके, तो बच्चों क्या यहाँ तक ही बात है? नहीं, आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड बताया, डायरेक्शन कौन बताएगा? चलो बच्चों डायरेक्शन देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो भाई अब किसी ना किसी के साथ डायरेक्शन तो आपको पता ही है, एंगल के टर्म्स में हम बताते हैं। तो भाई डायरेक्शन के लिए चलो मैं मान लेता हूँ कि ये एंगल क्या है, यहाँ पे थीटा माना था, इसको हम फाई मान लेते हैं। ठीक है, कुछ भी वही ले लो आप। तो यहाँ पे इसमें अगर आप ध्यान दें बच्चों, इस पूरे में, इस ट्राइंगल में, ये जो आपको राइट एंगल्ड ट्राइंगल नजर आ रही है बच्चों, यहाँ पे आप tan फाई लीजिए। नाउ tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों? E2। बेस क्या है बच्चों? E1। दिख रहा है बच्चों? यहाँ से लेके यहाँ तक E2, यहाँ से लेके यहाँ तक E1, तो भाई E2 बाय E1 आ जाएगा। अब क्या आपको E2 पता है? बिल्कुल जी पता है आपको। E2 क्या है? KP2 अपॉन एक्स क्यूब। KP2 अपॉन, क्या आपको E1 पता है? बिल्कुल बच्चों आपको E1 पता है, 2KP1 अपॉन एक्स क्यूब। 2KP1 अपॉन के कैंसिल आउट, एक्स क्यूब कैंसिल आउट। तो भाई ये क्या रहा आपके लिए? P2 अपॉन 2 टाइम P1। मगर बच्चों फिर से आपको एक चीज़ और पता है। क्या पता है? P2 कितना होता है? P2 वही होता क्या है? P2 होता है P साइन थीटा, और P1 क्या होता है? P कॉस थीटा। P2 होता है P साइन थीटा, P1 होता है P कॉस ऑफ थीटा। तो बच्चों PP हो गए यहाँ पे कैंसिल्स। तो यहाँ पे tan फाई क्या आ गया? tan फाई आपका आ गया साइन अपॉन कॉस, tan थीटा अपॉन 2। तो बच्चों अगर आपको फाई निकालना है तो tan इनवर्स tan थीटा अपॉन 2, ये बच्चों आपका एंगल है। करेंगे बच्चों इस पर हम न्यूमेरिकल्स, अब आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों ये जो आपने पढ़ा इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो बच्चों आप मुझे बता दें। क्लियर है इतना? तो बच्चों ये था आपका आज का टॉपिक।